अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहाँ काफ़ी टाइम लगाया चीज़ें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहाँ जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? अच्छा, आलमी जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना, इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर, एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन मुआहदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी सूरत हाल में आपने पहले भी 1-2 दफा ये सवाल किया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। हमने न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की, हमने और भी चीजों का जिक्र किया। मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को जिसने अपनी ज़राअत पर तवज्जो दिया और उसको डेवलप किया है, अगर आप उसको देखें तो सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आती है कि जितने यूनिट अनाज वो मुल्क जो है आज से 20 साल पहले वो 100 लीटर में उगाता था, उतने ही यूनिट अनाज या उससे भी ज्यादा वो आज सिर्फ 20 लीटर में उगा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल करके। तो मैं ये सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हमने अपनी ज़राअत के लिए क्या किया। देखिए, ये न्यूक्लियर ऑप्शन वगैरह की बात करना बहुत आसान होती है ऐसा, बट डू यू एक्चुअली सी देम प्लेइंग आउट? वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप ले लें, फर्ज करें कि जो भारत आज जितने भी अपने प्रोग्राम बना रहा है और जितने भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये इस नियत से वो बना रहा है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी ना जाए, फर्ज कर लें कि वो मुकम्मल हो जाते हैं वो सारे के सारे, आपका ख्याल है इस खित्ते के अंदर जौहरी जंग शुरू हो जाएगी उसके बाद? और अगर वो हो गई तो उसका नतीजा क्या होगा? सो आई थिंक कि इसके लिए अगर आप एक वाइबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़राअत पर तवज्जो दें। ये जो गन्ना होगा कि हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपनी ज़राअत का, सिर्फ इसलिए कि 80 से 90 शुगर मिलने हैं यहाँ पे जिनका पेट भरना जरूरी है, चाहे उसका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज या एग्रीकल्चरल डैमेज जो है वो कुछ भी हो, जरा इसके ऊपर तवज्जो दें, नजरसानी करें, मॉडर्नाइज करें अपने एग्रीकल्चर को। हमने जब इंडिया ने हमारे पर पहलगाम के बाद हमला किया तो वो 4 दिन की जो जंग थी, क्या हमने न्यूक्लियर ऑप्शन उसके अंदर इस्तेमाल किया? नहीं, हमने ऑल्टरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के जरिए उसको शिकस्त दी। क्या यही अप्रोच हमारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी ज़राअत को इतना ज्यादा मजबूत कर लें? आमिर अहमद खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अपनी ज़राअत को लेकर, इवन रिसर्च से लेकर इनोवेशन की तरफ जाने पर। मगर जो असल हमारा मामला हमसाये के साथ है, जहां वो हमारा पानी एक मुआहदे के नीचे रोक कर बैठा है, इन दो को आपस में तो किसी तरीके से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली किया जा सकता है आयशा, कि वो थ्रेट का लेवल जितना ज्यादा होगा, अगर इस वक्त जिस तरह से आप पानी बहाव ज़राअत कर रहे हैं अगर वही रहेगी, तो वो उस पानी का छोटा सा हिस्सा भी अगर भारत रुकेगा तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आप अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज कर लें तो फिर भारत को जितना पानी हमें एक्चुअल नुकसान पहुंचाने के लिए जितना पानी रोकने की जरूरत होगी, शायद उसके अंदर वो सलाहियत ही ना हो, शायद उसके अंदर वो काबिलियत ही ना हो, शायद उसको ऐसा करने में 20-25 बरस और ज्यादा लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि अपने घर के ऊपर तवज्जो देना। साहब, हम ऑलरेडी 14 टॉप 14 में हैं, पानी जिनके पास खत्म हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात उस पर कह रहे हैं, लेकिन हम ये इजाजत तो नहीं दे सकते कि एक मुआहदे के नीचे उस मुआहदे को होल्ड करते हुए हमारे पानी को रोक लिया जाए। सिविलाइजेशन या दुनिया तो ग्रो ही पानी के सर पे करती है। अच्छा, बिल्कुल हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन का बहाना भी नहीं बना सकते। तभी तो एक सवाल था कि हम इंटरनेशनली कभी अचीव क्यों नहीं कुछ कर पाए? जब हम मुआहदे करते हैं तो हम क्या अच्छी वकालत नहीं कर पाते उनकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आशा। ये अपर राइपेरियन स्टेट्स होती हैं जिनके पास पानी के ओरिजिन का कंट्रोल होता है, हाँ। वो सारी दुनिया के अंदर जो लोअर राइपेरियन स्टेट होती हैं उनके ऊपर उनकी एक बर्तरी होती है और उसको डील करने के तरीके आपको सोचना होता है। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं पता चलेगा ना कि कितना पानी कम कर दिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान को अपनी ज़राअत बेहतर करके जिंदा रहने में पॉसिबल होगा।
या तो ये अगर फिगर पता लग जाए ना कि इतना पानी है हिंदुस्तान जब तक बंद कर लेगा वो तो ठीक है। हुकूमतें, रियासतें अपने रेड लाइंस मुतय्यन करती हैं। हमें 4 दिन की जंग में न्यूक्लियर स्टे नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें न्यूक्लियर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसके बगैर जवाब दे दिया। बिल्कुल तो इसमें भी बात ऐसी ही होगी, लेकिन ये नहीं है कि जाती पहले दिन उसके ऊपर एटम बॉम्ब मारे, अगर जरूरत होगी तो मारेंगे। वैलिड पॉइंट। गुफ्तगू यहाँ पे रोकेंगे, ब्रेक लेना है, लेकिन एक और अहम मामला है, यहाँ बात हो रही है कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा इसकी पैदाइश से लेकर अब तक 38 बार उस चैलेंज से निमटने की कोशिश की गई और हम नाकाम रहे हैं। क्या अब कामयाब हो पाएंगे? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में सिविल सर्विस इस्लाहात का मामला महज एक पॉलिसी बहस नहीं बल्कि एक तवील और मुसलसल नाकामी की दास्तान है। हुकूमत एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी की तश्कील नौ की कोशिश कर रही है। इस मकसद के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कायम आला इख्तियाराती कमेटी ने एक जामे इस्लाहाती ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिसे हालिया बरसों में सबसे मुकम्मल मंसूबा करार दिया जा रहा है। ताहम ये पहला मौका नहीं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिविल सर्विस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान में अब तक करीबन 38 कमीशन और कमेटीज कायम की गई हैं। 1948 के जस्टिस मुनीर कमीशन से 2021 में डॉक्टर इशरत हुसैन के इस्लाहाती पैकेज तक करीबन हर हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की तजावीज़ और कोशिशें की, लेकिन इनमें से बेशतर रिपोर्ट्स या तो सर्द खाने की नज़र हो गई या इन पर अमल दरामद ही नहीं हो सका। दिलचस्प अमर यह है कि इन तमाम इस्लाहाती कोशिशों में तकरीबन यकसा मसाइल और एक जैसी ही तजावीज़ सामने आती रही हैं। इनमें सीनियरिटी के बजाय कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की, माहिरीन को निज़ाम का हिस्सा बनाना, भर्तियों और तरबियत के निज़ाम को बेहतर करना, पेशा वराना ग्रुप्स की तश्कील नौ, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली जैसे इस्लाहात शामिल हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि तजावीज़ हमेशा तजावीज़ की हद तक ही रह जाती हैं। मौजूदा इस्लाहाती कमेटी ने भी एक नया मॉडल स्मार्ट सिविल सर्विस का तस्वुर पेश किया है, जिसमें स्पेशलिस्ट मॉडल, KPIs पर मबनी कारकर्दगी, CSS इम्तिहान में इस्लाहात, पेशा वराना क्लस्टर्स का क़याम और डिजिटलाइजेशन जैसे इक़दामात शामिल हैं। मगर माजी की तरह इस बार भी असल चैलेंज तजावीज़ नहीं है बल्कि इन पर अमल दरामद है। माहिरीन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की इदारा जाती मुज़ाहिमत, कानूनी पेचीदगियाँ, सियासी क़यादत का गैर मुस्तकिल अज़्म और हुकूमतों की बार बार तब्दीली वो बुनियादी वजूहात हैं जिन्होंने हर इस्लाहाती कोशिश को नाकाम या तात्तुल का शिकार बनाया। यही वजह है कि बेहतरीन मंसूबे भी फाइलों तक महदूद होकर रह गए। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत इस तारीखी जमूद को तोड़ पाएगी या कोशिश भी कर पाएगी या माजी की तरह महज एक दस्तावेज बनकर रह जाएगी। इसी पर सवाल रखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार तब्दीली आ पाएगी। ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात 1948 से अब तक 38 बार नाकाम कोशिश, अब हुकूमत का स्मार्ट सिविल सर्विस मॉडल लाने का फैसला, क्या अब की बार मुमकिन हो पाएगा? जैगम साहब। जो एहसन इकबाल साहब हैं ये अपनी वालदा की दुआओं की वजह से वज़ीर हैं, वरना इनसे ज़्यादा मासूम सियासतदान पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में नहीं आया। कुछ 13 साल से तो कम से कम ये सिविल सर्विस रिफॉर्म को लगे हुए हैं। यानी मुस्लिम लीग के दौर में सिविल सर्विस रिफॉर्म, इस घर में ये बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान जो है अंग्रेज़ सियासतदान को देकर नहीं गया था, अंग्रेज़ स्टेट एलीट को देकर गया था, सरकारी मुलाजमीन को देकर गया था। पाकिस्तान के जो सबसे मारूफ सोशोलॉजिस्ट हैं ना पाकिस्तान की तारीख के, उनका नाम है हमजा अलवी। पूरी दुनिया में उनका एक कंसेप्ट बड़ा मशहूर है, सैलरिएट, तनख्वाह लेने वाले। तो पाकिस्तान की हुकूमत शुरू से आज तक तनख्वाह लेने वालों के पास है और पेंशन लेने वालों के पास है। असल ताकतवर मुस्लिम लीग के दौर में क्या होता है? मुस्लिम लीग के दौर में तो सिविल सर्विसेज का मार्शल लॉ होता है। आपने देखा नहीं, कल हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे, पंजाब में क्या बिल लाया गया है कि हर डिप्टी कमिश्नर जो है वो रंजीत सिंह होगा अपने ज़िले का। वो तो वैसे ही रंजीत सिंह बन जाता है जब इनकी हुकूमत आती है। तमाम सियासतदान जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के मातहत हो जाते हैं सिवाय शाही ख़ानदान के। पूरा मुल्क चलाती ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी अपने गले में फंदा डाल के जो है वो पंखे से लटक जाएगी। जिन ताकतों पर वो मौजें कर रहे हैं, जो वो मज़े उठा रहे हैं, वो ख़त्म कर देंगे। आप आज के कल के अखबारात तो उठा के देखें, ये बोर्ड की मीटिंग्स के नाम पे ब्यूरोक्रेट्स को क्या मिल रहा है।
वो तो करोड़ों रुपए उनको दे रहे हैं, उनके मजे किए जा रहे हैं, उनके माला माल उनको किया जा रहा है, और वो कहेंगे नहीं सारे रिफॉर्म। तो आप कह रहे हैं कि 38 के बाद 39 बार भी कुछ नहीं कर होगा। दो। ठीक जी बिल्कुल नहीं, मुझे जीरो उम्मीद है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बता दूं, हाँ, ये मुल्क चल ही नहीं सकता, इस बिना मुल्क की तब्दीली। मईशत चल ही नहीं सकती ठीक जब हो तक गया। कि आप गवर्नेंस को रिफॉर्म ना करें। और गवर्नेंस के रिफॉर्म का पहला मतलब सिविल सर्विस रिफॉर्म है। ठीक हो गया सिर्फ जरा। आखिरी में एक फिगर आपको दे दूं, देखिए IMF ने कहा कि आप गवर्नेंस के रिफॉर्म करेंगे तो 6% GDP हर साल बढ़ जाएगी, जो बनती है $24 बिलियन, यानी 7 ट्रिलियन रुपए हर साल पाकिस्तान की मईशत में आएंगे, लेकिन ये होगा नहीं। ये होगा नहीं।